नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना। ओम कश्यप कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। जी हां, अक्सर चुनावी रैलियों में यह नारा सुनाई देता है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 2019 के चुनाव में उनके सामने कोई नहीं है। आज के हल्ला बोल में हम अपने खास मेहमानों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि मोदी के इतने बड़े भरोसे की वजह आखिर है क्या। कहीं ये अति आत्मविश्वास तो नहीं है। 3 राज्यों में बीजेपी की हार, इससे पहले गोरखपुर, कुशीनगर, कैराना लोकसभा चुनाव में हार के बावजूद अगर पीएम मोदी को लग रहा है कि उनके मुकाबले में कोई नहीं है, तो इसके पीछे वजह कौन सी छिपी है। राफेल, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विपक्ष के छोटे बड़े गठबंधन के बावजूद अगर मोदी को लग रहा है कि विपक्ष उनके मुकाबले में नहीं है, नीची मुंडी करके बैठ जाने वाली सरकार चाहिए। आपको ये तय करना है कि निर्णय करने वाली सरकार चाहिए या सिर्फ नारेबाजी करने वाली सरकार चाहिए। लगातार दूसरी बार जनादेश के लिए चुनावी संग्राम में उतरे नरेंद्र मोदी ने चुनावी मुद्दे की लाइन खींच दी है। ओडिशा के कोरापुर में उन्होंने साफ कहा कि देश को दुश्मन के घर में घुसकर मारने वाली सरकार चाहिए या पूंछ दबाकर भागने वाली सरकार चाहिए। सेना ने पाकिस्तान को मुंह की खाने के लिए मजबूर किया कि नहीं किया है? आपको भरोसा है, आपको विश्वास है? ये हमारे विरोधियों को नहीं है। 1 महीना हो गया पाकिस्तान लाश से गिनने में लगा हुआ है और ये सबूत मांग रहे हैं। पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक और स्पेस में लो ऑर्बिट उपग्रह को मार गिराने की ऐतिहासिक कामयाबी के बाद ये बात साफ हो गई है कि पीएम चुनावी बहस को देश की सुरक्षा और शौर्य के इर्द गिर्द रखना चाहते हैं। पहले आए दिन हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे? निर्दोष लोग मरते थे कि नहीं मरते थे? आतंकवादियों का जुल्म चारों तरफ छाया था कि नहीं छाया था? 5 साल हो गए। अब उसको कश्मीर के कोने में दबोच करके रखा है। बाहर निकलने का अगर कोई कोशिश करे तो उसको वहीं जवाब मिल जाता है। एक तरफ पीएम मोदी देश के शौर्य पर जनमानस को अपने पीछे लाने में जुटे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस शौर्य के जवाब में लगातार गरीबी, न्याय और करप्शन का मुद्दा उठा रही है। ये सब मोदी 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 कैसे? ये सब चोर। ललित मोदी चोर है, नीरव मोदी चोर है, चौकीदार। 5 सालों में अपने ही क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी को समय नहीं मिला कि एक गांव में जाए, एक परिवार से गले लगाए, एक परिवार से उनका हाल पूछे। अमेरिका गए, जापान गए, चीन गए, अफ्रीका गए, नाम लीजिए, वहां गए और वहां गले लगते हुए दिखे पूरी दुनिया में, लेकिन अपने लोगों से गले लगते हुए कभी नहीं दिखे। लेकिन कांग्रेस के इस हमले का भी मोदी बखूबी जवाब दे रहे हैं। कोरापुट में उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देकर पद्म पुरस्कार पाने वाली कमला पुजारी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कमला का आशीर्वाद कमल को मिल जाए तो उसे जीतने से कौन रोक सकता है। मैं बहन कमला जी और पूरे उड़ीसा को, देश के हर आदिवासी वनवासी समाज को पद्म पुरस्कार के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साफ है, कांग्रेस और विपक्ष के हर हमलों का जवाब बखूबी दे रहे हैं मोदी। गरीबों के साथ दिखना हो या आतंकवाद का मुकाबला हो, मोदी के पास विपक्ष के हर सवाल का जवाब है। दूसरी तरफ विपक्ष के पास घेरने का मुद्दा तो है, लेकिन अब तक एकजुटता नहीं बन पाई है। चाहे बिहार हो या यूपी, विपक्ष बिखरा हुआ है। ऐसे में क्या 2019 की जंग में मोदी अकेले खिलाड़ी हैं? आज तक भारत माता की, भारत माता की। आइए चुनावी चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अरविंद वाजपेयी जी, एलजेपी के नेता हमारे साथ है। रागिनी नायक, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, पक्ष रखेंगी कांग्रेस पार्टी का। और मोनोजीत मंडल, टीएमसी समर्थक, हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। गौरव भाटिया जी, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं, यही है मोदी जी की कहानी। लेकिन कहीं ये अति आत्मविश्वास तो नहीं है? क्योंकि जिस तरह का मुकाबला और जिस तरह की बिसात बिछ रही है, सेनाएं चारों तरफ से तैयार हो रही हैं, क्या वाकई कहना सही है कोई नहीं है टक्कर में?
देखिए, सबसे पहले तो आपने कहा बार बार कि मोदी जी क्यों ऐसा समझते हैं कि जो है कोई नहीं है टक्कर में। अंजना जी, मोदी जी नहीं समझते हैं। मोदी जी के पीछे ताकत किसकी है? ताकत जनता की है। ताकत विश्वास की और उनकी जो प्रतिबद्धता है देश के प्रति उसकी है। और ये क्यों है मैं आपको बता दूं। हम सब ने देखा, पहले बालाकोट एयर स्ट्राइक पे जाइए। जो राजनीतिक इच्छा शक्ति एक देश के प्रधानमंत्री के पास होनी चाहिए वो है पाकिस्तान में घुस के मारा। विकास पे अगर आप आए, 1 रैंक 1 पेंशन 40 साल तक लागू नहीं कर पाई थी कांग्रेस की सरकार, नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया। न्यूनतम समर्थन मूल्य 8 साल तक स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट पड़ी रही, इन्होंने कूड़ेदान में डाल दिया, नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया। सामान्य वर्ग के जो गरीब हैं उनको आरक्षण मिले, ये वादा था कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, पूरा किया नरेंद्र मोदी। लेकिन इससे ये कैसे साबित होता है कि टक्कर में कोई नहीं है? राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, मायावती, कोई नहीं दिख रहा आपको। मैं आपको बताता हूं ये क्यों साबित होता है। देखिए, आप अगर महागठबंधन की तरफ देखिए तो मुझे याद है कर्नाटका में एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के उठा रहे थे, कहते हम सब एक हैं। पहला प्रश्न यह है, इनको एक होने की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी कि अकेले ये सक्षम नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी और एनडीए का जो है सामना कर सके। दूसरी बात, आज इनमें खुद ही फूट पड़ गई है। फूट परिवार में भी पड़ गई है गांधी की। प्रियंका वाड्रा गांधी कहती हैं मैं लड़ूंगी चुनाव, उसके बाद कहती है नहीं लड़ूंगी। क्या मैं लड़ जाऊं बनारस वाराणसी से? फिर उसके बाद चुप हो जाती है। और फूट पड़ गई है इनमें। आप बाकी प्रदेशों में देखिए, दिल्ली में क्या हाल है। केजरीवाल जो कसम खाते थे कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, आज साथ आने के लिए तैयार है। यूपी में इनकी राजनीतिक हैसियत इतनी नहीं रही कि सपा बसपा इनको 2 सीटें दे दे वहां। तो आप बताइए, क्या स्पष्ट नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह की विकास की राजनीति करी है, मजबूत राजनीति करी है, उससे कहीं ना कहीं डर के सारे जितने विपक्षी दल हैं एक साथ आ रहे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इस वक्त कि क्या उनकी राजनीतिक जो है विचारधारा है। उनको सिर्फ एक ही चिंता है, हमारा अस्तित्व खतरे में है। मोदी जी आएंगे तो हम लोग खतरे में है। मोदी जी फिर से आएंगे, हम लोग खत्म हो जाएंगे। रागिनी नायक जी, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, कमाल है तुम्हें यकीन नहीं। देखिए, इस देश की त्रस्त जनता सिंहासन खाली कराने के लिए धावा बोलने को तैयार खड़ी है। कांग्रेस पार्टी की जीवट भरी जनमुखी और समावेशी राजनीति की जय जयकार कर रही है। और मोदी जी नारा दे रहे हैं क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। कितने ही नारे दे दें, कितनी ही रीब्रांडिंग कर लें, हर नारे का हश्र अंजना जी वही होने वाला है जो इंडिया शाइनिंग, फील गुड फैक्टर और हाल ही में इनके ध्वस्त हुए नारे कांग्रेस मुक्त भारत का हुआ था। आप देखिए, अपनी प्रशासनिक और कूटनीतिक विफलताओं के कारण, जनता की आंखों में 5 साल तक लगातार धूल झोंकने के कारण, कोई भी एक बड़ी सकारात्मक नीति या उपलब्धि ना होने के कारण मोदी जी सब आज भी मजबूर हैं कि भावनात्मक मुद्दों को उफान दें। आप देखिए, मेरठ की रैली में क्या कहते हैं मोदी जी? क्या किसानों के ऋण माफी की बात करते हैं? क्या नौजवानों के रोजगार की बात करते हैं? क्या महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं? या ठप हुए कारोबार को जिंदा करने की बात करते हैं? नहीं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान और आतंकवादी चाहते हैं कि मैं हार जाऊं। मुझे याद आता है बिहार में अमित शाह जी ने भी कहा था चुनाव से करता है। आप बताइए ना कि आपके पास गरीबों को पैसा बांटने के अलावा कौन सा कार्यक्रम है? सुनिए रागिनी जी, आप ये कह रही हैं कि वहां पे ऋण माफी की बात करें। लाइन में खत्म कर लूं फिर जवाब देती हूँ। मुझे पूरा तो बोल लेने दीजिए। बोलिए। मैं एक लाइन में पूरा कर लूं। जब मोदी जी मेरठ की रैली में ये बोलते हैं तो अमित शाह जी की याद आती है, जिन्होंने बिहार में कहा था कि पाकिस्तान में बम फूटेंगे अगर यहां पर अगर आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो। क्या हश्र हुआ? गठबंधन था ना वहां। देश के सारे गठबंधन मिलकर वही हश्र करने वाले हैं। देश की जनता भावनात्मक मुद्दों पर नहीं, असली मुद्दों पर बात करना चाहती है। वो कहेंगे गाय, हम पूछेंगे आए। वो कहेंगे हिंदू मुसलमान, हम कहेंगे किसान नौजवान। वो कहेंगे पकौड़े, हम कहेंगे भगौड़े। क्योंकि ये मुद्दे हैं जिनके ऊपर मोदी जी को रिपोर्ट कार्ड देना था और उस रिपोर्ट कार्ड में जनता ने 0, 0, वकील साहब, दोनों वकील यहाँ बैठे हुए, पकौड़े भगौड़े, ठीक है। आप पेपर देखते रहिएगा तो फंसीगा। पकौड़े भगौड़े बहुत आगे कहानी बढ़ेगी। वाजपेयी जी एक बार बोल रहे हैं, वाजपेयी जी वो कह रहे हैं कि सारे गठबंधन जो सबको लूट के ले जाएंगे, ये बोलते रह जाएंगे अपने पकौड़े। देखो ऐसा है, जो मोदी जी का विश्वास है ना, कॉन्फिडेंस जो है, उसका कारण है 4 चीजें उसकी। क्या? काम, नाम, दाम और ईमान। ये चारों चीजें हैं उनके पास। दाम किस चीज का? दाम मतलब अच्छा फंड्स है, अच्छा FDI है,
बैंकों के पास पूरा पैसा भरा, एक एक चीज गिनाता हूँ सूट ना, के पहले दाम काम। 10 लाख रुपए। अरे रुक जाओ, जी, अभी ऐसे रुक लगे। जाओ। नहीं, गड़बड़ हो जाएगी, अभी रुक जाओ। काम का मतलब काम किया हमने गरीबों के लिए, गिनाऊंगा तो कम से कम 100 काम गिना दूंगा। वो गरीबों को पैसा देने को तैयार है। उनके पास कहाँ पैसे? क्या स्कीम लेके अरे आए? एक बात बताइए, 55 साल हो गए इनको, 55 साल में गरीबी हटाई नहीं तो फिर दोबारा वही नारा ले आएंगी। हाँ। भूल गए 71 में क्या कहा था? इनको जानकारी भी नहीं होगी, देखना पड़ेगा इनको मोबाइल। 71 में इंदिरा गांधी लेके आई थी नारा गरीबी हटाओ, ये आप जूम और कर सकते 15 हैं। अगस्त 1975 को ये कहा इन्होंने इंदिरा आपने गांधी ने। बोला मोबाइल दिखाने हमने लगे। उसी में देखो, आज जल्दी देखो, 15 अगस्त 1975 को इंदिरा गांधी ने लाल किले की प्राचीर से ये कहा कि गरीबी हटाने की कोई छड़ी नहीं आज होती तक की है, खबर है, हार्ड वर्क अंजना करोगे जी। तो काम उठेगा। जरा थोड़ा जूम अपने करके दिखा पोते दें। जी को बता दीजिए, आज तक दादी की जी का खबर है। स्टेटमेंट, क्योंकि नारे भी वहीं चलाए, तो पूरा इतिहास तो पढ़े ना, हम उसमें नहीं जा रहे। हम कह रहे हैं इस हमने खबर काम में किए लिखा हैं, है, आज तक की खबर गरीबों है, के लिए काम किए हैं, भारत में मिडिल आर्थिक क्लास के लिए असमानता काम किए दुनिया हैं, में किसी भी अमीरों के अन्य लिए देश काम से नहीं ज्यादा किए, है। अमीरों नीचे को लिखा कानून है, पे चलाने के लिए काम राजकोष को किया भूल हमने। जाइए। और जहां तक इस दाम तक वजह का से सवाल है, भारत में न्याय तिजोरियां जैसी भरी हुई योजना जरूरी है। है, FDI आ आज रही तक है, नहीं खबर चलाई इंडस्ट्री है। फल फूल रही है, गरीब विरोधी मत बनिए। GST से इस 1.5 देश लाख में करोड़ गुर्बत रुपए आ रहा है है, महीने गरीबी का, है। और उसके मोदी बाद सरकार हमारे ने सारे लगातार काम जो है लोगों को एक हाशिए एक पर करके डालने गिनाए। का काम और किया। तीसरा गरीब नाम विरोधी मत बनिए। इंटरनेशनल लेवल पे आ जाइए, चौथा अंतरिक्ष पावर बन गया, 4 कंट्रियों में चौथा नंबर हमारा आ गया, 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। मतलब ये चीजें है ही नहीं। जब 22 करोड़ लोगों को डायरेक्ट ट्रांसफर के बेनिफिट्स होते हैं, क्या वो महसूस नहीं कर रहा है कि 22 करोड़ लोगों को जिनको फायदा मिल रहा है? तो किस मुखालते में है? और इनका तंत्र मंत्र इन्होंने बनाया था कि महागठबंधन बनाएंगे और मोदी जी को हटाएंगे। कहां गया सपना? ठीक है, सब छिन्न मनोजीत भिन्न, मंडल जी से सब छिन्न भिन्न। रुक जाइए रागिनी जी, अभी रुकिए। मनोजीत मंडल जी, अब तो ममता बनर्जी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है राहुल गांधी, हमने सुना है, क्योंकि बैंगलोर में तो अलग तस्वीर थी, हाथ पकड़े हुए थे। अब तो राहुल गांधी को बर्दाश्त करने को दीदी तैयार नहीं है। क्या होगा फिर? पीएम कौन? अंजना जी, ममता दी। हाँ। अंजना जी, हाँ। वो महाभारत में जो एकदम आखिरी में एक बहुत अच्छा ड्रामा है, उसको कहते हैं हम उरुभंगम, जहां दुर्योधन इतना अहंकारी हो गए थे, माता जी के आशीर्वाद लेके कह रहा था किसी उनको संहार नहीं कर पाएंगे, लेकिन संहार तो हुआ था दुर्योधन का भीम के हाथों में। बालक है और इसीलिए हम भी उन्हें 50 साल का बालक बुलाते हैं। उस पर कुछ प्रकाश डालिए। वो तो बाद में प्रकाश डालिए। ये साहब इतना अहंकारी हो गए, अरे यूं हाथ उठा रहे थे सारे महागठबंधन वाले ठग एक साथ थे। सिर्फ पूछ रहा हूं मैं, वो 50 साल का परिपक्व बालक, उसके बारे में कुछ बोलिए ना। ममता जी हिटलर का भी ऐसा ही हुआ था। अरे उसके नहीं बोलने के आपको, हिटलर का भी ऐसा हाल हुआ था, ये अधिकार नहीं दिया गया। हो गया, इतना घमंड, मैं ही देखिए वो नहीं बोलेंगे। देखा नहीं है, ममता बनर्जी की लाइन और है, इसीलिए टीएमसी का प्रवक्ता बुलाना चाहिए था आपको। इनका जो प्रेम है ये दोनों की तरफ है। जितने भ्रष्टाचारी है सबके लिए इनका प्रेम है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे तृणमूल हो। एक्सपोज कर दिया कि उनसे ज्यादा नार्सिसिस्ट। अरे मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ममता बनर्जी की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने कहा राहुल गांधी बालक है, उनमें परिपक्वता नहीं है। और यही बात शरद पवार ने भी कही है। एक सेकंड, अब आपकी सुई अटक गई है मिस्टर मनोजीत मंडल। हिटलर का क्या हुआ था? मिस्टर मंडल, हिटलर का क्या हुआ था? मंडल जी सुई को अटकाइए मत, आगे बढ़िए। मंडल जी सुई को अटकाइए मत, एक बात को 10 बार बोलने से नहीं होगा। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बेंगलुरु में तो ममता बनर्जी को समझ में आ रहा था ना सबको कि हमें मिलकर मोदी का मुकाबला करना है। तब जब मैं कहती थी कि आप लोग 2019 तक साथ रहिएगा, नहीं रहिएगा, तब आप आंखें तरेरते थे मुझ पर। अच्छा, अभी से बोलने लगे। और देखिए जो हमने कहा था सर वही हो गया। प्राइम मिनिस्टर के लिए तो हम लोग नहीं लड़ रहे हैं। बनर्जी ने राहुल गांधी के लिए क्या नहीं कहा? ओ मैडम जी, आपका तो प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ, समझ गया। अरे इतना तो हिंदी हम समझते हैं, लेकिन आप तो जवाब नहीं देने देंगे, क्योंकि गौरव, अरे आप देखिए गौरव भाटिया के साथ आपने कितना मीठास था, कितना मीठास, पूरा एक टप्पा रसगुल्ला, और मेरे लिए नेम का पूरा पीड़, पूरा नेम का रसगुल्ले का सारा इनको सीधा दे दीजिए। गौरव जी आइए, बोलिए गौरव जी। मैं तो सुनना चाहता हूँ। 30 सेकंड आप भी तो वहाँ पश्चिम बंगाल में बैठ के रसगुल्ले नहीं भेजते, आप भी तो सिर्फ और सिर्फ एकदम कड़वी चटनी भेजते हैं। सुनिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर, कितना गुस्सा करते थे आप जब मैं कहती थी कि आप लोगों में फूट हो जाएगी 19 तक।
और देखिए सर, अभी तो चुनाव में 15 दिन है, एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं है। आप जितना भी मेरे को नीम खिलाइए, आप अच्छा अंकर है, हम बोलते जाएंगे, कोई बात नहीं है। सुनिए मोदी जी, इस देश में अगर कोई प्राइम मिनिस्टर के लिए लड़ रहा है तो एक ही आदमी, एक ही पोस्ट के लिए लड़ रहा है, एक ही आदमी, उनका नाम है प्राइम मिनिस्टर। हम लड़ रहा है देश के जनता के लिए, देश के लिए लड़ रहा है, देश को रचना करने के लिए, देश को बचाने के लिए। पूरा देश अब पीछे जा रहा है। वो जो एलजीबी का जो साहब बैठे हैं ना, अच्छे कह रहे थे काम और नाम, अरे ये सब तो नामदार नहीं थे, अब नामदार भी हो गए। मोदी साहब खुद का हम नामदार नहीं है, कामदार है। नाम हो गया इंटरनेशनल लेवल के लिए नाम, सुनिए, जमीन पे, आसमान पे सारी पावर, सबसे ज्यादा पावर हो गई है। पैसा चौथे नंबर पे आ गए हम, अंबानी जी के लिए और अदानी साहब के लिए। और इलेक्शन में भी क्या होगा हम सबको मालूम है। वो जो हेलीकॉप्टर होगा ना, हेलीकॉप्टर वाले शॉट, ये सब तो उधर से आएगी, आप सबको पता है। इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए, इसलिए अदानी, अंबानी, नाम ताम आज सब आ गया। क्योंकि उसके बाद रागिनी जी आ रही हूँ। कांग्रेस की प्रवक्ता ने नारों की बात करी तो मुझे याद आ गया 27 साल यूपी बेहाल, और उसके बाद पंचर साइकिल पे जाके बैठे थे 50 साल के बालक। यूपी की जनता ने इनको जवाब दे दिया था। और एक नारा मैं भी कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी की चल पड़ी है आंधी, उड़ जाएंगे राहुल गांधी। आप देखिएगा, और उसकी वजह है, जब आप झूठे वादे करते हैं और आप समझते हैं कि आपका जन्मसिद्ध अधिकार है कि मैं यहां रूलर की तरह रहूंगा, तो जनता आपको सबक सिखाती है। ये देखिए 2005 की एक चिट्ठी है, सोनिया गांधी का वादा था, जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था 2009 तक हर घर में बिजली आएगी। बड़े दुख की बात है कि केवल और केवल गांधी परिवार तो आगे बढ़ा, लेकिन आम जनता के लिए इनके दिल में कोई दर्द नहीं था। 18,000 गांव कहीं ना कहीं अंधेरे में थे, नरेंद्र मोदी जी आए, 3 करोड़ घरों में बिजली आई, 18,000 गांव में बिजली पहुंची। आज कोई भी गांव नहीं है जहां बिजली ना हो। इन्होंने जीएसटी का वादा किया अपने मैनिफेस्टो में 2009 के, अंजना जी 1 अप्रैल 2010 से जो है मैनिफेस्टो जीएसटी लागू हो जाएगा, इन्होंने पूरा नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने पूरा कर दिया। किसानों की बात करती है, अरे गोगो की तरह, एक मिनट, गोगो की तरह, क्राइम मास्टर गोगो, मैं आया हूं तो आपकी जमीन हड़प के जाऊंगा, ये राहुल गांधी का फॉर्मूला है और रॉबर्ट वाड्रा का। मानेसर में उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, आप बताइए बीकानेर में उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। अरे किसानों के लिए, किसानों के लिए किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। इनके मैनिफेस्टो में था कि हम डायरेक्ट इनकम बेनिफिट देंगे किसानों को, और सम्मान निधि दी नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया, जो रिपोर्ट स्वामीनाथन जी की 2006 से आके रखी। आपके जीएसटी को तो गब्बर सिंह टैक्स कह रहे हैं, कह रहे हैं आप मैनेज ही नहीं कर पाए ठीक से, आपने इतने सारे सोच, उनकी परिपक्वता यही है, वो गब्बर सिंह भी बनेंगे, वो क्राइम मास्टर गोगो भी बनेंगे, क्योंकि उनका काम देश की जनता को लूटना रहा है। और नरेंद्र मोदी जी एक जमीनी नेता हैं, वो एक गरीब का दुख दर्द समझ सकते हैं, और इसीलिए हमारी योजनाएं जो हैं वो सुनिश्चित करती हैं कि जो गरीब है, जो पिछड़ा है, वो मुख्य धारा में। योजनाओं का जिक्र है, शौर्य का, राष्ट्रवाद का जिक्र है, तो उधर राहुल गांधी लेकर आ गए कि मैं गरीबों के साथ खड़ा हूं, न्याय लेकर आने वाला हूं, स्कीम है, पैसा दूंगा, सीधे बैंक में पहुंचाऊंगा। यही तो हाल है इस देश की राजनीति का। नीतिगत कुछ भी बदलता नहीं दिखता। इधर से सेना के शौर्य पर पीठ थपथपाई जाती है, उधर से किसानों को या फिर गरीबों को हम सीधे बैंक अकाउंट में पैसा देंगे, ये चुनावी लॉलीपॉप पकड़ाया जाता है। मिस नायक, देखिए गौरव भाटिया जी, राहुल गांधी जी को क्राइम मास्टर गोगो कह लें, बालक कह लें, मोदी जी कांग्रेस की विधवा कह लें, कोई और नेता इनका पप्पू की पप्पी कह लें, लेकिन जनता के सामने से मुद्दों को ये भटका नहीं पाएंगे। पहले इनका एक झूठ बता दूं, इन्होंने कहा कि हमने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा किया है। ये खबर है, अगर जूम करें तो दिखा सकते हैं, क्योंकि आजकल सब कुछ नेट पर है, झूठ बोलकर आप बचकर नहीं निकल सकते। एज मोदी क्लेम्स 100% इलेक्ट्रिफिकेशन फीट, गवर्नमेंट डेटा शोज 94% विलेजेस गॉट पावर बिफोर 2014। यानी कि 94% गांव में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत कमी निकालने में आप बिजी हैं, अपनी उपलब्धि नहीं बता रहे। कोई बात नहीं, आप बोल लीजिए। मेरे जो प्रश्न था उसका उत्तर ये नहीं है, जवाब रागिनी जी बता रही है। हाँ बोलिए रागिनी जी, बोलिए।
तो 1,80,280 गांव में कांग्रेस पार्टी ने 10 साल में बिजली पहुंचाई। ये 5 साल में 18,000 गांव में बिजली पहुंचाकर चाहते हैं कि जनता इनकी पीठ थपथपाए। यही असलियत है इनके हर दावे की। दुनिया के 108 बड़े अर्थशास्त्री, जिनमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री भी हैं, वो कहते हैं कि ये सरकार डेटा फर्ज कर रही है। एनएससी के मेंबर इस्तीफा देते हैं ये कहते हुए कि ये सरकार आंकड़े छुपा रही है। आरबीआई के गवर्नर इनके साथ काम नहीं करना चाहते। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस देश में है और 62 साल में देश का रक्षा बजट सबसे कम 2018 में होता है और ये चाहते हैं कि जनता आकर इनकी पीठ थपथपाए। ऐसा होने वाला नहीं है। और लगातार ये कहना कि ये ठगबंधन है, अरे आपसे बड़ा तो ठगबंधन किसी ने बनाया ही नहीं। मोदी जी कहते हैं मैं अकेला शेर हूं। आज मैं चेतावनी देती हूँ, गौरव भाटिया जी को चुनौती देती हूँ कि वो बोल दें कि बिना किसी गठबंधन के राजनीति। मुझे मुझे पूरा करने दीजिए। गौरव बीच में बोले थे, मैं पूरा कर लूं। ठीक है, मुझे पूरा करने दीजिए। मैं किसी के बीच में बोली नहीं, मुझे पूरा करने दीजिए अंजना जी, बिल्कुल मुझे प्लीज पूरा करने दीजिए। तो शिवसेना कहती है कि राफेल पर जेपीसी होनी चाहिए, पर ये जाकर उद्धव ठाकरे के पैर पकड़ लेते हैं। नरेश गुजराल कहते हैं कि यूपीए सरकार अच्छा काम कर रही थी, एनडीए दिग्भ्रमित है, ये जाके अकाली दल का पैर पकड़ लेते हैं। और मुझे ये तो बताते बैठे हुए वाजपेयी जी, आज भी इनके किसी भी गठबंधन के साथी ने अपने नाम के आगे चौकीदार नहीं लिखा है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि चौकीदार चोर हैं। फिर भी उनके साथ गठबंधन करने के लिए मजबूर है। आज इनका आत्मविश्वास धरातल पर है। और सुन लीजिए, बनारस में पुल गिरता है, मोदी जी जाते नहीं है, लोग भर जाते हैं, लेकिन बंगाल में पुल गिरता है तो भाषण देने चले जाते हैं। मनोजीत मंडल बैठे हैं, पूछ लीजिए, मोदी जी कहते हैं भगवान का संदेश है। तो चुनाव आप भगवान भरोसे लड़ रहे हैं, चुनाव आप सेना के भरोसे लड़ रहे हैं, या चुनाव आप पाकिस्तान के भरोसे लड़ रहे हैं? देश की जनता को साफ कर दीजिए। पहले उनको 2-3 मिनट देती, फिर एक सवाल दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंकर आप हैं, हम लोग तो विनती कर सकते हैं, हम तो ये नहीं कहेंगे कि आप किसी पार्टी की प्रवक्ता है तो कांग्रेस कहती है। अभी आपने कहा कि गठबंधन के साथी है, हम लोगों को तो सिर्फ आदत हो गई है चारों तरफ से जब सुनते हैं अच्छी तरह से तो नींद बड़ी अच्छी आती है कि कुछ तो जीवन में अच्छा कर रहे होंगे। जीवन में ये कि आप भी नाराज हैं, वो भी, लेकिन और मंडल साहब तो बहुत ही नाराज बिल्कुल वाजिब है कि आपने 3 मिनट का समय दिया, फिर कहा एक नहीं, कोई 3 मिनट का समय नहीं दिया, आपकी घड़ी तेज भाग रही है। रागिनी जी सुनिए, अभी आपने कहा कि आपके गठबंधन के साथियों ने चौकीदार नहीं लिखा, लेकिन लगातार मेल टुडे पे हमने स्टोरीज कवर की है कि कैसे प्रियंका वाड्रा पूरा बोट यात्रा करती रही, गंगा किनारे जाती रही, लेकिन ना कांग्रेस पार्टी के हैंडल से एक ट्वीट प्रियंका के लिए होता है, ना राहुल गांधी ने कभी उनकी यात्रा को ट्वीट करके प्रमोट किया। तो यहां तो एक ही पार्टी के अंदर एक ही परिवार के लोग एक दूसरे का ट्वीट नहीं प्रमोट कर रहे हैं, उनके दौरे को नहीं प्रमोट कर रहे हैं। आप यहां सोच रहे हैं गठबंधन के साथ ही करें, आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं ये भी बता दीजिए। अरे आप अब राहुल जी और प्रियंका जी को ही आपस में भिड़ाना चाहती हैं। सवाल पूछ रहे हैं मैडम, जरा देखिए, वो ट्वीट करती हैं, 10-10 हजार ट्वीट पहुंचते हैं, 20-20 हजार ट्वीट पहुंचते हैं। वो क्या मोहताज है कि कोई और ट्विटर हैंडल उनको ट्वीट करे? जब से प्रियंका गांधी राजनीति में आई हैं, कोई उन्हें ट्रम्प कार्ड बता रहा है, कोई ब्रह्मास्त्र बता रहा है, हर ये सब मेरे सवाल का जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोकप्रिय है, क्योंकि वो मन की बात नहीं कर रही हैं, वो जनता, ये सब मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आज आप देखिए, उन्होंने अयोध्या जाकर भी क्या मुद्दा उठाया, उन्होंने किसानों की बात, आप क्या जवाब चाहती हैं जना? गौरव भाटिया जी, देखिए एक एक करके मैं उत्तर देना चाहता हूं। आपने पूछा कि कितने दल हैं इंडिया, ट्विटर हैंडल, ठीक है, ठीक है, इसका कुछ निष्कर्ष निकल नहीं पाएगा। आ रही हूं जल्दी से, एक एक करके, और इतना ही समय दे दीजिएगा, 10 सेकंड कम दे दीजिएगा। सबसे पहले आपने कहा एनडीए में कितने दल हैं? दलों का नंबर महत्व नहीं रखता है, महत्व रखता है उनकी जो निष्ठा नेतृत्व के प्रति है। और सब कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री देश के बनेंगे। दूसरी तरफ इन्हें महागठबंधन हम क्यों बुलाते हैं, उसकी भी वजह है। अब देखिए बीच में बोलने लगी, ये जवाब रागिनी जी, ये प्रॉब्लम है इनके साथ। अब इसका इलाज हम लोग ढूंढेंगे, आपको जरूर बताएंगे, आपको भी बड़ा कष्ट। देखिए रागिनी जी, ठीक नहीं, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, फिर फौरन ब्रेक नहीं कर सकता हूं ना, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने बीते दिन मेरठ से अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत की थी, आज भी वो दहाड़ते रहे, कांग्रेस को घेरते रहे और जमकर कहते रहे कि विपक्ष टक्कर में है ही नहीं। चर्चा को आगे लिए चलते हैं। एक तो गठबंधन पर गौरव जी आप जवाब दे रहे थे, आप भी उतनी ही साथियों के साथ बढ़ रहे हैं, फिर हमेशा उंगली महामिलावट, महाठगबंधन और
जो प्रियंका ने कहा है। वो कह रही है गरीबों के लिए वक्त नहीं है, विदेश में तो गले मिलते हैं, अपनों को गले नहीं लगा। 2-3 बातें आई। सबसे पहले तो मैं जो बात कह रहा था कि जो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है उसमें सबकी आस्था है, देश के जो लोग हैं, नागरिकों की भी और सारी पार्टियों की भी। महागठबंधन में आप देखिए हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, जनता की सेवा नहीं करना चाहता, टूट पड़ चुकी है। एक उद्धव बात पूरी हो जाए। उद्धव ठाकरे क्या क्या लिखते हैं मोदी जी के खिलाफ? हमारा गठबंधन नहीं हो गया शिवसेना से, आप बताइए। लेकिन फिर भी लिखते हैं वो, बात तो सुन लीजिए। फिर भी लिखते हैं। मैं आप ही की बात, आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं वो क्या लिखते हैं? नतमस्तक नहीं होंगे। देखिए पार्टी हमारी अपनी है, में आपने टोक दिया जो लय बनाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ तो मैं उत्तर, अरे वकील साहब आपको कौन रोक सकता है, बोलिए। आपकी काउंटर क्वेश्चन का ही जवाब दूंगा, इधर उधर नहीं भागूंगा। महत्व ये रखता है कि हमारा गठबंधन चल रहा है या नहीं। शिवसेना साथ में आ गई है, बिहार में हमारा गठबंधन हो गया है, तमिलनाडु में तक आप देखिए हमारा गठबंधन हुआ और असम में भी हो गया। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं बड़ा दिल दिखा के हमने अपने सभी घटक दलों को साथ रखा है। दूसरी बात जो बड़ी अहम है और मैं इस पे बहुत विशेष जो है जोर डालूंगा, इच्छा शक्ति। 26/11 पे हमला हुआ भारत में, तब भी हमारी वायुसेना और सेना उतनी वीर थी। फाली होमी मेजर तत्कालीन एयर चीफ मार्शल ने कहा हम एयर स्ट्राइक करेंगे पाकिस्तान में, मनमोहन जी ने परमिशन नहीं दी। बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, क्यों हुई? क्योंकि हमारी सेना वीर है, साथ में राजनीतिक इच्छा शक्ति है। तीसरी बात जो अभी मेरी मित्र कर रही थी, सीबीआई पिंजरे का तोता बनाया कांग्रेस ने, सीजीआई के खिलाफ राजनीतिक महाभियोग लाई, ये आरबीआई के गवर्नर को हटाया गया है, अगर इतिहास में 3 बार तो इन्होंने करा है। तो आप कैसे बात कर सकते हैं? संवैधानिक संस्थाओं को तो आप हमेशा से खत्म करते हैं, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में। आजकल आरोप लग रहा है कि आपने पिंजरे में ताला लगा के चाबी जेब में रख लिया है। नहीं, आजकल तोते को एकदम कैदी कर लिया। मैं आपको बताऊं, अच्छा प्रश्न है, अच्छा वक्तव्य है आपका, मैं बताता हूं। जो पिंजरे का तोता था, नाखून से भ्रष्टाचारियों को काट रहा है, तभी राहुल गांधी बेल पे है, सोनिया गांधी बेल पे है, रॉबर्ट वाड्रा बेल पे है। इतना भ्रष्टाचार करते हैं, एक तरफ इनका भ्रष्टाचार और अंत में एक तरफ नरेंद्र मोदी जी जो मुख्यमंत्री से जब प्रधानमंत्री बने, 21 लाख जो उनके निजी आय थी वो सारी की सारी उन्होंने वहां सरकारी कर्मचारियों को दे दी कि अपनी बेटी को पढ़ाओ। ये फर्क है और ये नियत, ये निष्ठा देश देख रहा है। चलिए ठीक है। मनोजीत मंडल जी एक सेकंड प्लीज, रागिनी जी रुक जाइए, उनकी बारी नहीं आई है वाजपेयी जी की बहुत देर से। मनोजीत मंडल साहब, अगर आपको मोदी को चुनौती देनी थी, क्यों नहीं एक साथ टिक पाए? क्या प्रॉब्लम हो गई राहुल गांधी डिबेट में? मैं 2 बार ही बोली हूँ, ही नहीं है, दे रहा हूँ। दो ही बार बोले, हमने 2 ही बार बोले। आज के तारीख में भी, अरे यार फिर से आ गया, देखो देखो देखो, ओ घुसपैठिया बाबू फिर से आ गया। अरे हर जगह घुस जाते हैं। ये तो रोहिंग्या थे, इनको जब निकाला जा रहा था तो आपने कहा था कि इनको मत निकालो, हमारा वोट बचा नहीं, रोहिंग्या वोट दे दें। याद दिला रहा हूं रोहिंग्या, देखिए घुसपैठिए वो है, हम लोग तो भारतीय हैं। अंजना जी विचारधारा अलग हो सकती है, भाई कभी आप हैं, रसगुल्ला मैं आपको खिलाऊंगा जब हम जीत जाएंगे, चिंता ना करिए। मंडल जी, अरे आप तो पहले कैंडिडेट खड़े कीजिए। आपके पास अभी 42 कैंडिडेट नहीं है बंगाल में, आप चुनौती दे रहे हो हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। अरे दूसरों के घर से कैंडिडेट लाना पड़ा है, कह रहे हैं आओ आओ टिकट देंगे, आ जाओ मेरे घर पे, आओ जाओ बीजेपी। और यहाँ मुकुल बाबू है ना, मुकुल बाबू को भगा के ले गया, वो तो घर में घुस जा रहा है। अरे आ जाओ, लोगों को पता है आपको टिकट दिलाएंगे। अमित लड़ रहा है, सुनिए अभी सीरियस बात करेंगे मुझे अंजना जी, और सीरियस नोट, अभी मैं सीरियस, बहुत सीरियस बात कर रहा हूं। राहुल में क्या प्रॉब्लम हो गई? बहुत सीरियस बात, आरबीआई के लेके बहुत सीरियस बात कर रहा हूं। अभी 2 दिन के आप ही के चैनल के इंटरव्यू, राजदीप जी ने इंटरव्यू लिया था, भूतपूर्व जो गवर्नर थे मिस्टर राजन, क्या कहा, ये जो जीडीपी का चक्कर है ना, ये बिल्कुल खोखला है। देश का पूरा इकोनॉमी खोखला हो गया अंदर से, बाहर में कोई हम लोगों को विश्वास नहीं करते हैं। ये गवर्नर खुद ने कहा है आपके चैनल पे कहा है, क्योंकि इंटरनेशनली कोई विश्वास नहीं करते हैं। मंडल जी, ये वाली बात नहीं चलेगी। सुनिए मेरे सवाल को सुनिए, ये नहीं कि मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन पेपर में हो ABC क्वेश्चन और आप Z कहीं से क्वेश्चन बना के जवाब देने लगिए। एक बात ये, दूसरी बात ये कि अगर राजन साहब की बात सच है, अरे तो आप लोगों को मिलकर इस देश को बचाना चाहिए। अगर ये देश खतरे में है तो आप लोगों खाली है हर बात में देश खतरा में है, लोकतंत्र खतरे में है। अरे खतरा है तो आप आइए ना बचाने, तब तो आप हाथ छोड़ देते हैं एक दूसरे का। और मैं पूछती हूँ कि क्या प्रॉब्लम हो गई सर? तो आप भाग जाते हैं, आप ZYX सुनाने लगते हैं मुझे। बताइए ना क्या प्रॉब्लम हो गई, क्यों नहीं साथ टिक पाए?
आपका सवाल इतना लंबा है, लेकिन एकदम छोटा उत्तर दे देंगे, बिल्कुल छोटा। आप प्लेटोनिक लाभ के बारे में सुना है ना? प्लेटोनिक लाभ हम लोगों के पास इतना सर आपको दिखाई नहीं देगा। ये इनविजिबल हिंदी बोलने वाले आज तक के लोग हैं सर, बीजेपी को फाइट कर रहे हैं ना। प्लेटोनिक लाभ क्या होता है जरा इसको अच्छे से समझाइए। फाइट कर रहे हैं ना दादा चौलवे ना, सबके साथ एक प्लेटोनिक लाभ है, बिल्कुल इनविजिबल प्यार है। हम लोगों का दिल मिल गया, दिल मिल गया है और दिल मिला हुआ है, तब राहुल गांधी के खिलाफ कितना बोल रही है। देखिए सबका हाथ, ये सबका हाथ एक हो जाएंगे, दिल मिला के हमें दिल देश के लिए मिल गया है, सब पार्टियों का दिल एक साथ है। आपने अपने लोगों तक से कांग्रेस शब्द हटा दिया है, इतनी नफरत। कोई बात नहीं, दिल मिला है ना, हाथ मिल जाएंगे। आप इलेक्शन के बाद देखते जाइए, दिल मिल गया है, हाथ मिल जाएंगे इलेक्शन के बाद। दिल्ली जाके हम सब एक हो जाएंगे, क्योंकि दिल हमारा नाता है, दिल से दिल का नाता देश से है और हम सब एक साथ मिले हैं, लेकिन हम अलग अलग है जरूर, आपको दिखाई नहीं देगा। जहां तक देश का कौन सी आमिर खान वाली दिल है या शाहरुख खान वाली दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे? अरे दिल मिल छोड़िए, जनता की चिंता करिए, जिनके दिलों से आप लोग उतर गए हैं। सांप्रदायिक राजनीति आप करते हैं, वंशवादी राजनीति आप करते हैं और उसके बाद भ्रष्टाचार की आप लोग पराकाष्ठा है, जहां पे आके दिल मिला रहे। वहाँ स्टालिन, वहाँ डीएमके, लालू जी भी जेल से बाहर कहा तो कांग्रेस के साथ सब एक साथ क्यों नहीं लड़ जाके पश्चिम बंगाल में? ये तो वाजिब सवाल है ना। ममता बनर्जी क्यों बुला रही है 50 साल का बालक? वाजपेयी जी बोले उसके बाद रागिनी जी, वेरी सीरियस नोट, कोई जरूरत नहीं है। एनडीए ने कह रहे हैं कि हम मिल जाएंगे, हम सारे छोड़िए ना, उनको क्या बोल रहे हैं, उनसे क्या है, मतलब कहीं सीरियस नोट पे बात मिल जाएंगे। अरे सुनिए ना, ये हमने अभी तक 386 कैंडिडेट अनाउंस कर दिए। का मौका अरे सुनिए नारगी जी, और मैं सबकी बारी के बाद इंतजार करूं। नहीं, अब 386 कैंडिडेट हमने अनाउंस कर दिए हैं। ये बताएं कांग्रेस ने कितने अनाउंस कर दिए? देखिए राहुल गांधी ने खुद एडमिट किया है कि हम 2022 की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। देखिए यूपी में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और ये तय है, ये लड़ नहीं रही है, इनको पता चल गया कि हमारा कुछ, इन्होंने कहा राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, इन्होंने खुद कहा था, उसके बाद विड्रॉ कर लिया, तो इनको समझ आ गई है ये पार्टी बनाने के लिए चुनाव कर रहे हैं। प्रियंका गांधी टूरिज्म कर रही हैं। और तीसरी बड़ी बात, जनता बहुत समझदार है, स्थिर सरकार चाहिए उनको, अस्थिर नहीं चाहिए 16 महीने की, 12 महीने की और कॉम्बिनेशन ऑफ भ्रष्टाचारियों का, बिल्कुल नहीं। अभी लालू जी की बात कर रहे थे, लालू जी कहाँ है? जेल में। चिदम्बरम कहाँ है? बेल पे। सोनिया कहाँ? बेल पे। राहुल गांधी कहाँ? बेल पे। सब बेल पे। और एक तरफ 3 नेता हैं, देखिए 3 नेता, नरेंद्र मोदी, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, ये 3 चेहरे बड़े बड़े हैं। बताइए, एक दागो, एक जरा सा छींटा हो उनके ऊपर, तो जनता सब समझ रही है। किसी सेक्टर पे आप आ जाइए, विश्व के स्टेज पे आ जाइए, अंतरिक्ष के स्टेज पे आ जाइए, जमीन के स्टेज पे कहीं भी आ जाइए, हर सेक्टर में मोदी जी ने ईमानदारी से और साफ नियत से 24/7 काम किया है। एक तरफ भ्रष्टाचारियों का कुनबा है और दूसरी तरफ ऐसा दामन जिसपे कोई दाग नहीं है। रागिनी, देखिए वाजपेयी जी ने कहा हमने 386 सीटें डिक्लेयर कर दी हैं, कांग्रेस ने क्यों नहीं की? इसका जवाब अमर उजाला के अपने इंटरव्यू में राहुल जी ने स्वयं दिया। उन्होंने कहा इसलिए हमें देर होती है क्योंकि कांग्रेस पार्टी सबकी सुनती है और जब सबकी सुनी जाए तो बात सुनने में समय लगता है। हमारे यहाँ अधिनायकवादी राजनीति नहीं होती जहां पर केवल एक तरफा ही आप एक आदमी बोलता है और वापस इसे चलाता रहे। आप चिंता मत करिए, चुनाव से पहले डिसाइड होगा और चुनाव में आपको हरा कर भी दिखाएंगे। अब दूसरी बात सुनिए ना, दूसरे अब ये क्या मतलब हुआ? अंजना जी मुझे बोलने तो दीजिए, अगर आपने मुझे बुलाया है तो मुझे समय तो दीजिए। इतने सारे सवाल पूछे गए हैं, आप लगातार पूछ रही हैं कि राहुल गांधी और ममता बनर्जी क्यों नाराज हैं, क्यों? आपने क्यों नहीं पूछा कि शत्रुघ्न सिन्हा क्यों नाराज हैं, जो बंगाल की रैली में चौकीदार को चोर बोलकर गए थे? आपने क्यों नहीं पूछा कि कीर्ति आजाद क्यों नाराज हैं, जो ये कह के गए कि अरुण जेटली जी ने डीडीसीए में भ्रष्टाचार किया है? क्यों नहीं ये पूछा कि सावित्रीबाई फुले क्यों नाराज हैं, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर दलित उत्पीड़न का इल्जाम लगाती रही हैं? मनीष खंडूरी क्यों नाराज हैं कि उनके पिताजी ने सवाल पूछ लिया देश की रक्षा पर तो उन्हें पार्लियामेंट की कमेटी से निकाल दिया गया? मैं इस अधिनायकवादी और गैर लोकतांत्रिक राजनीति की बात कर रही हूं जिसके खिलाफ जनता ने
में मोर्चा ताना हुआ है। और जहां तक इनकी उपलब्धियों की बात है तो ये देश देख रहा है कि 15,000 किसान हर साल मर रहे हैं, कि 7.2 बेरोजगारी की दर हो गई है, कि फार्म इनकम ग्रोथ पिछले 14 सालों में सबसे कम है, एफडीआई 7 साल में सबसे ज्यादा कम है। और अगर ये 108 जो आरोप इन पर लगा रहे हैं अर्थशास्त्री, वो आरोप इन पर ना लगे तो ये भी वो डाटा फज ना करे तो ये भी पता चल जाएगा कि अर्थव्यवस्था का किस तरह से बंटाधार हुआ है। ये सब करने वाली मोदी सरकार है। बालाकोट का श्रेय ले तो बेरोजगारी का भी श्रेय ले, किसानों की आत्महत्या का भी श्रेय ले, महिलाओं की असुरक्षा का भी श्रेय ले, ठप पड़े हुए कारोबारों का भी श्रेय ले। मान लिया उन्होंने कि कैंडिडेट नहीं अनाउंस कर पाए। देखिए एक एक करके सबसे पहले तो किसानों की जब ये बात करते हैं तो मैं कहूंगा 1,80,000 किसानों ने आत्महत्या करी थी 10 साल के जब यूपीए की सरकार थी। दूसरी बात, न्यूनतम समर्थन मूल्य ये नहीं दिए, हमने दिया। मैंने किसान सम्मान निधि की भी बात करी, मैं बीच में बोला नहीं था। ये इनका रोग है, इस रोग को आप जरूर उपचार कराइए, मैं ट्रीटमेंट का पैसा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भगवान की दया से मेरे पास है थोड़ा बहुत पैसा, अपनी बहन की मैं मदद करना चाहता हूँ, मैं कर सकता हूँ। ये कैसे ज्यादा हो जाता है हर बार। ये कौन सा रोग है भाई? 3-3 मिनट बोलती है और उसके बाद घबरा जाती है। ये तरीका नहीं है। मैं बोलूंगी अब। रागिनी जी वो अपना जवाब पूरा करें। सारे फैक्ट्स जो आपको लग रहा है गलत, उस पर जवाब देने के लिए मैं वापस आऊंगी आपके पास। बहुत निर्विरोध बोले हैं। मैं वापस आऊंगी आपके बोल रहे पास। थे। एक सेकंड पूरा करने दीजिए गौरव भाटिया जी, जवाब तो दीजिए। पहली बात तो ये है कि किसानों पे जब हमने बात करी तो किसान सम्मान निधि भी नरेंद्र मोदी जी ने दी और हम लोगों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य भी लागू किया। अब रोजगार पे आते हैं। सीआईआई का आंकड़ा है 1.5 करोड़ जॉब्स हमने दी। हम लोगों ने 15 करोड़ 60 लाख लोगों को जो है लोन दिया, जिसमें महिलाएं और खासकर युवाएं मेरी मित्र हैं, बता दें कितने लोगों को रोजगार दिया जब इनकी बारी आए। तीसरी बात, सबसे बड़ी बात जो जनता आज देख रही है अंजना जी, एक सकारात्मक सोच, एक मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी और एनडीए का। दूसरी तरफ नकारात्मक सोच, केवल और केवल मोदी हटाओ मोदी हटाओ। हम कह रहे हैं देश को आगे बढ़ाओ और ये तो कह रहे हैं मोदी हटाओ। क्यों आप कांग्रेस मुक्त नहीं कह रहे थे? कांग्रेस मुक्त है। मैं उसका भी उत्तर देता हूं। मैं उत्तर देता हूं। आपने बहुत अच्छा कहा। कांग्रेस पार्टी से ज्यादा जो कांग्रेस पर्याय बन गई भ्रष्टाचार का, तुष्टीकरण की, राजनीति का, शाहबानो केस याद करिए। एक महिला को बूढ़ी जो 65-70 साल की थी, सर्वोच्च न्यायालय ने अगर कहा कि मेंटेनेंस मिले, इन्होंने बदल दिया क्योंकि तुष्टीकरण। आप भी वही कर रहे हैं ना, तो फिर वो कहते हैं कि मोदी जी पर्याय है तानाशाही का, इसलिए हम मोदी को हटाने की बात करते हैं। फिर दोनों तरफ अब तानाशाही पे भी उत्तर दीजिए। इसका जवाब केवल 2 लोग डिसाइड करते हैं कौन कहां से लड़ेगा। दोनों पे उत्तर देता हूं। काला अध्याय हमारे 70 साल का जो स्वतंत्र भारत रहा है, उसमें तानाशाही इंदिरा गांधी थी जिन्होंने इमरजेंसी लगाई और 2 लोग तय करते हैं। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड है। अरे अगर इनके यहाँ सबकी सुनी जा रही होती तो बोटी बोटी कर दूंगा, इमरान मसूद को टिकट ना दी होती। प्रियंका वाड्रा गांधी से ज्यादा मेहनती और निष्ठावान महिलाएं हैं, लेकिन इनके लिए महिला सशक्तिकरण यह है कि आज प्रियंका वाड्रा गांधी जो है जनरल सेक्रेटरी है और राहुल बाबा 50 साल के बालक अध्यक्ष है। पूरा देश खुशहाल हो गया, गांधी परिवार ठीक है। अरे भैया जनता के बारे में सोचिए। नरेंद्र मोदी जी दर्द समझ सकते हैं गरीब का, जो कि गरीब के साथ रहे, गरीबी देखी है। वो नहीं एयर कंडीशन रूम से गरीबी के स्पेलिंग पूछ ले तो कहेंगे GAREEBI। हिंदी में नहीं बता पाएंगे आपको, मैं बताता हूं आपको। इसलिए दुख होता है कि सच्चाई से इतनी दूर और नरेंद्र मोदी जी वो आदमी है जिन्होंने आसमान चौकीदार और देश पहली बार देख रहा है। आसमान छुआ ना इनके पैर धरती पे है, ये कहां टिकेंगे बताइए। मेरी बहन को पता है दर्द हो रहा होगा, थोड़ा सा होल्ड करिए, डीप ब्रीथिंग करिए। चलिए आखिरी का वक्त बचा है, वक्त की बहुत कमी है, छोटा छोटा रिएक्शन ही ले पाएंगे। रागिनी जी आपसे शुरुआत करते हुए गौरव जी की बातों पर आप जवाब देना चाह रहे थे। देखिए पूरे देश में नारा लग रहा है कि भाजपा से बेटी बचाओ और ये महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। अगर इतना ही महिलाओं को सशक्त बनाना था तो 33% आरक्षण लेकर आते। लोन देने की बात कर रहे हैं, मुद्रा लोन का 23,000 रुपया निकल रहा है, जिसमें कि वो पूरा कर ले, पूरा कर ले, पूरा कर ले। आज तक नहीं ये आज ट्वीट किया है तो कि आप भारत में राजनीति कर रही थी, मुस्लिम महिलाओं की निर्लज्ज व्यक्ति है, इनके साथ आगे बहस करनी नहीं चाहिए। निर्लज्ज हो गौरव भाटिया, तुम निर्लज्ज व्यक्ति हो। हम लोग निर्लज्ज हैं। राहुल गांधी बिल्कुल अच्छे हैं जो कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री एक महिला के पीछे छुप गए और भूल जाते हैं वो देश की रक्षा मंत्री। निर्लज्ज हम लोग हैं, सही बात है। और अगर आप राहुल गांधी को हीरो मानती है तो हम लोग बोलें ठीक है, निर्लज्ज रूप से सबल भगवान किसी को उनकी तरह ना बनाए, ये अपने आप पे गाली। मोदी जी के सारे चमचे गरीबों का विरोध करते रहे। चमचे हमचे जैसा शब्द मत क्या करिए। जो सोने का
चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए उनको राहुल गांधी कहते हैं। ठीक है मनोजीत मंडल जी, आपसे बताइए। ठीक है, अब आप लोग दोनों प्लीज रुक जाए। मनोजीत मंडल जी जल्दी से रिएक्शन, आवाज नीचे कीजिए सर, बहुत कम टाइम बचा है मंडल साहब। इस देश में आज तक सबसे गरीब चौकीदार देखा जिनके पास Z+ सिक्योरिटी होता है, 8 लाख का सूट पहनता है। इस चौकीदार को देश से हटाना है। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कि तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा से भी छेड़छाड़ की? देश बनाओ। बीजेपी बनर्जी के पास कौन सी कैटेगरी की सिक्योरिटी है बताइए। गौरव जी, देखिए, जितना भी कोशिश करो हम देश बनाएंगे। देश की जनता सब देख रही है। देश की जनता ने कांग्रेस को 55 साल देखा है, उनका पास्ट देखा है, और मोदी जी के सिर्फ 4.5 साल देखे हैं। इसके लिए एक शेर कहूंगा, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। देखना है किस दिए में तेल है, वो जल के रह जाए। चलिए जल्दी से गौरव जी कंक्लूडिंग रिमार्क्स। मैं इतना ही कहूंगा, ना आंधियों का खौफ है ना हवाओं का। हमने दिए जलाए हैं सूरज को तोड़ के। ये नरेंद्र मोदी जी हैं, शेर की तरह बाहर आए हैं। ये जितने भी लोग मिल जाए, देश की जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ है, और वो इस बात का उदाहरण है, मिसाल है कि कैसे कौन ईमानदारी से, मेहनत से देश की सेवा करता है। एक तरफ शौर्य है, एक तरफ न्याय है, एक तरफ राष्ट्रवाद है, दूसरी तरफ उनका कहना है तानाशाही का अंत है, लोकतंत्र खतरे में है। बहरहाल सच्चाई, पत्रकारिता की सच्चाई भी है जो आप इसकी मिसाल है। बचे सिर्फ 14 दिन है वोटिंग में, देखते रहिए आज तक। चुनावी महासमर के मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूद चुके हैं। इधर चारों तरफ से सेनाएं आक्रमण के लिए भी तैयार हैं। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल, जब पीएम ने कहा कि कोई नहीं है टक्कर में। देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।